हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। देखिए, इससे आपने माइक्रो में डिमांड पढ़ा था। डिमांड किसे कहते हैं आप जानते हैं। डिमांड का मतलब यह है कि वो किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसे एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस में परचेज करना चाहता है। इसके लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर और विलिंगनेस की नीड होती है। आप ध्यान से समझ लीजिए कि डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसे कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस में, कोई किसी की प्राइस कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, जो भी कमोडिटी है, यानी कि एक ही कमोडिटी है उसके भी डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, तो उनसे अलग अलग प्राइस भी ली जा सकती है। तो डिफरेंट प्राइसेस पर कोई भी कंज्यूमर परचेज करना चाहता है तो उसे डिमांड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सफिशिएंट परचेजिंग पावर और विलिंगनेस की नीड होती है। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड माइक्रो में क्यों आता है? इसलिए कि किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करते हैं। डिमांड में जो माइक्रो में हम डिमांड पढ़ते हैं उसमें किसी सिंगल कमोडिटी के बारे में, यानी कि एक इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में बात करते हैं, उसकी डिमांड के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी सबकी एक साथ डिमांड के बारे में बात करें तो उसे कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अगर हम सारी डिमांड, सब जितने भी कमोडिटीज़ हैं हमारी इकोनॉमी में, उन सब की डिमांड के बारे में बात करें, एक साथ डिमांड के बारे में बात करें, तो उसे कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। अब है मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी। एडी की मीनिंग क्या होती है, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये समझना है। एग्रीगेट डिमांड को एडी कहते हैं, आगे हम एडी से एडी लिखेंगे, इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे मैंने अभी बताया कि पूरी इकोनॉमी में, इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में जब भी हम कोई भी डिमांड, सप्लाई या कोई भी किसी चीज़ को भी हम काउंट करते हैं तो उसे लिए एक अकाउंटिंग ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर यूज करते हैं। वन अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड होती है उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। या इसे दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट different sector of economy are willing to incur during an accounting year। देखिए, या डिमांड को हम इनकम एक्सपेंडिचर के रूप में, जो भी हमारी इनकम एक्सपेंड होती है, खर्च होती है, उसके रूप में भी हम कह सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने 10,000 रुपीज़ हमारी इनकम है, जब हम उसे मार्केट में खर्च करेंगे, यानी कि कमोडिटीज या वस्तुओं पर खर्च करेंगे, तो इसका मतलब है कि वही तो हमारी डिमांड होगी, क्योंकि हम खर्च करेंगे तो हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तो वो डिमांड बनेगी। तो एक्सपेंडिचर के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसे, इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, वो टोटल एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर अलग होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं पूरे अकाउंटिंग ईयर में, उसको अगर टोटल कर दें तो उसे कहा जाता है डिमांड, उस ईयर की डिमांड कहा जाएगा। इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी
आर विलिंग टू इनकर, यानी कि उसे शामिल किया जाए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में अगर उसे शामिल किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो खर्च किया है, तो उसे उस ईयर की एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। अब है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये कंपोनेंट्स हैं इसके। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन, सी को हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट टोटल कंजम्पशन जो भी होता है उसे सी कहा जाता है। आई का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई कहा जाएगा। जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का कंप्लीट, यानी कि जो चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं इसे। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो जी से शो करेंगे। एंड एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो एक्स माइनस एम। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, तो इन 4 कंपोनेंट्स को मिल करके एडी बनती है। अब ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट या हाउस होल्ड कह सकते हैं उसे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से शो करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हाउस होल्ड्स के द्वारा, यानी कि जो कंज्यूमर्स के द्वारा, जो आम जनता जैसे जो भी खर्च करता है वो हाउस होल्ड होता है, जो अपने कंजम्पशन की चीज़ों को परचेज करता है। तो एक हाउस होल्ड के किसी टोटल हाउस होल्ड जो भी हैं, हाउस होल्ड्स के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि पूरी हमारी इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स के द्वारा कंजम्पशन के लिए जो भी खर्च किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, से सी से हम शो करते हैं। अब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम आई से शो करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल जितनी भी फर्म्स हैं, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा जो भी कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, यानी कि खर्च किया जाता है, उसे कहा जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि जो कैपिटल गुड्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और कैपिटल गुड्स पर जो भी जितना भी टोटल खर्च किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, टोटल प्राइवेट फर्म, किसी भी इकोनॉमी की टोटल प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई से हम इसे शो करते हैं। अब थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या इसे हम जी से शो करते हैं, जी लिखते हैं इसके लिए। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजम्पशन गुड्स हों या कैपिटल गुड्स हैं, दोनों पर जो भी खर्च किया जाता है, तो उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, किसी भी अपनी इकोनॉमी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इकोनॉमी में जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चाहे कैपिटल गुड्स पर खर्च किया जाता हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स पर खर्च किया जाता हो, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा है, उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी से शो करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ये सारे दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किसे कहते हैं और इंपोर्ट किसे कहते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लें। एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अब्रॉड, यानी अपनी कंट्री से बाहर की जो भी कंट्रीज डिमांड करती हैं उसे एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। वहाँ की जो डिमांड आती है
उसे अपनी कंट्री से पूरा किया जाता है, तो वो एक्सपोर्ट्स होता है। इंपोर्ट्स रेफर्स टू द डिमांड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। जो भी विदेशों में प्रोड्यूस की जाती हैं उन वस्तुओं को जब अपने देश में मंगाया जाता है, अपने देश के जो रेजिडेंट्स हैं वो उसकी डिमांड करते हैं, तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है। ये बात आप अच्छे तरह समझते हैं। अपने देश में अपने देश के लोग जिस विदेशी वस्तुओं की जो डिमांड करते हैं उसे इंपोर्ट कहा जाता है, और हमारे देश की वस्तुओं की जो डिमांड विदेशों में होती है उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी डिफरेंस है उसे नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दें तो वो नेट एक्सपोर्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर यानी कि व्यवहार कैसा होता है, एग्रीगेट डिमांड किस तरह से चलती है और उसको कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम क्या ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं इनकम, दूसरा हम कंजम्पशन, उसके बाद थर्ड में हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ में ले लेते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। वाई फॉर इनकम, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसे एग्रीगेट डिमांड। इनकम है इसमें 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, यानी कि 50, 100, 150, 200, 250, 300। हमने इनकम का कोई भी लेवल आप ले सकते हैं, चाहे वो 100 का ले लीजिए, जो भी है इनकम एक कांस्टेंट रेट से बढ़ाते चले जाइए, 0, 50, और इनकम 0 से स्टार्ट करेंगे। और जहाँ कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारी इनकम नहीं होती है तो भी हमारा जो कंपलसरी कंजम्पशन है वो होता रहता है, यानी कि ऑटोनमस कंजम्पशन है वो होता रहता है। तो कुछ न कुछ कंजम्पशन ज़रूर होता है, ये बात आप समझ लीजिए कि सपोज बिल्कुल इनकम नहीं है तो भी हमारे कुछ खर्चे जो रोज़ के होते हैं वो ज़रूरी करने होते हैं। तो कंजम्पशन 0 में भी 50 है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता। इनकम ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन स्लो स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 50 का डिफरेंस है सब में, तो यहाँ 25 का डिफरेंस है। 25 का डिफरेंस रखते हुए आप टेबल बना दीजिए। बिल्कुल लर्न करने की याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में जिस लेवल से आप इनकम को बढ़ाते चले जाएंगे, कंजम्पशन को उससे थोड़ा सा कम लेवल से बढ़ाते चले जाइए, एक रेशियो से। जैसे 50 का है, यहाँ 50-50 हम करते चले गए, और यहाँ पर हम 25 जोड़ते चले। 50 से हमने स्टार्ट किया, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200। अब यह है इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखते हैं इसमें हम। जब हम बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने 50 रखा है। चाहे इनकम का लेवल 0 हो तब भी हमें 50 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है, और चाहे हम इनकम का लेवल हमारा 300 है तो भी हमें कंजम्पशन 50 रुपीज़ करना है। तो ये कंजम्पशन का लेवल हो गया। अब उसके बाद एग्रीगेट डिमांड AD = C + I होता है। C और I को ऐड करते चले जाइए, 50, 50, 100, इस तरह से 75 एंड 50 = 125, इस तरह से आप ऐड करते चले जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। अब इसी का एक डायग्राम बना देते हैं। आप अच्छे से जानते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन हम खींच देते हैं 45 डिग्री की। 45 डिग्री की इस लाइन में
यहाँ तो हम लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड AD और यहाँ लिखेंगे हम इनकम। अब यहाँ AD इजिकल टू इनकम हो जाएगी, या इनकम इजिकल टू AD कह सकते हैं आप। क्या है, इस पर कोई भी कर्व, यानी कि ये 45 डिग्री पर है और इसमें बराबर पार्ट में दोनों डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर जो भी कर्व इस पर टच होगा तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इनकम के बराबर होगी। डिफरेंस रख लीजिए 50-50 का। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब डायग्राम बनाते केयरफुली बनाना है। यहाँ पर जैसे इनकम 200 हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी 200 हो रही है, तो वहाँ पर ये टच करते हुए होना चाहिए, यानी कि ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बनाते समय ये ध्यान रखें, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये इनकम का लेवल हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड, हमें इसमें एग्रीगेट डिमांड शो करनी है। ये जो है आई जो है हमारा 50 है, वो तो 50 पर सीधा होगा क्योंकि ये इक्वल है। किसी भी इनकम के किसी भी लेवल पर आई जो है वो 50 है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि 200 पर यहाँ 200 होना चाहिए। 200 कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 200 इधर होना चाहिए, 200। तो इससे नीचे आप 200 से नीचे 4 स्टेप्स आप ला सकते हैं। तो यहाँ हो गया 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये एग्रीगेट डिमांड होगी और ये इनकम हो गई। अब इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 है, तो ये सीधा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये आई है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है, किसी भी इनकम के लेवल पर ये इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अब एग्रीगेट डिमांड कर्व और हम ड्रॉ करते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व यानी कि जीरो इनकम का लेवल है, सपोज यहाँ इनकम का लेवल 0 है, तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड 100 है, तो एग्रीगेट डिमांड AD यहाँ से शुरू होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ होगा 100 पर, दूसरा 125 पर, 125 पर यहाँ क्या है 50, इनकम 50 है और यहाँ और एग्रीगेट डिमांड 125 है। इस तरह से, और यहाँ पर जब 100 है, इनकम 100 है, तो यहाँ 150 है, 100 पर 150, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह से ये AD हो जाएगा, यहाँ 200 पर 200 हो जाएगा, ये AD कर्व हो जाएगा। तो आप इन्हें मिलाते चले जाएंगे तो ये पॉइंट्स प्लॉट करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा AD इजिकल टू C प्लस I। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व हो जाता है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस यहाँ इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना है, यहाँ स्केल आपको रखना है इनकम का और यहाँ एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड और जो इनकम है दोनों इक्वल कहाँ हो रही हैं, 200 पर ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहाँ से 200 का और यहाँ से 200 का। तो उससे आगे फिर ये, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हुई तो पहले एग्रीगेट डिमांड बढ़ी लेकिन इनकम से ज़्यादा, 0 पर 100, 50 पर 125, 100 पर 150 और फिर 150 पर 175 और 200 पर इक्वल आ गई। और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इस कर्व से नीचे आ गई, इस लाइन से, रेफरेंस लाइन से नीचे आ गई।
तो फिर क्या 250 इनकम बढ़ गई और लेकिन कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड कम होगी, 225 नीचे आ गई। इस तरह से ये कर्व आपका बन जाएगा। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल शेड्यूल बनाना और उसके बाद डायग्राम बनाना। ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।